बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। प्रैक्टिस जारी रखिए, रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि अब समय ऐसा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन की ज़रूरत है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कुछ वीडियोज आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो कि आरओ और पीसीएस प्रीलिम की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के इस चर्चा सत्र में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि नए राज्यों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, यानी हमारे भारत देश में नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। जैसे उत्तर प्रदेश से निकल के उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ बना, बिहार से निकल के झारखंड बना। ये नए राज्य कैसे बनते हैं, इन राज्यों के नाम कैसे बदले जाते हैं, राज्यों की सीमा कैसे बदली जाती है, इन्हीं बातों के बारे में चर्चा होगी। अनुच्छेद 3 इन सारी प्रक्रिया को बताता है और संसद को यह शक्ति देता है कि संसद बाई लॉ यानी संसद कानून बनाकर किसी दो राज्य को मिला के एक राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य को दो या अधिक भाग में बांट सकती है, किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ध्यान रखिएगा, नाम भी, जिले का नाम बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। जिले का नाम राज्य सरकार बदल सकती है, लेकिन यहां पर नाम राज्य के बदलने की हो रही है। तो राज्य का नाम बदलने की शक्ति भी संसद को है, यानी पार्लियामेंट को यह शक्ति है। संसद कैसे कर सकती है? बाई लॉ। अनुच्छेद 3 किसको पावर दे रहा है मेरे भाइयों? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 संसद को यह शक्ति दे रहा है कि संसद विधि द्वारा यानी संसद कानून बनाकर किसी राज्य में क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी किसी राज्य से कुछ क्षेत्र अलग करके या किसी दूसरे राज्य के किसी भाग को मिलाकर, यानी किसी भी राज्य में यदि काटछांट करनी है, किसी भी राज्य के किसी एक भाग को दूसरे राज्य के एक भाग को मिला के एक राज्य बनाना है, या किसी भी राज्य को दो या अधिक भाग में बांटना है, या किसी दो राज्य को मर्ज करके एक राज्य बनाना है, तो ये कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। दूसरी बात, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। राज्यों की बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी नाम बदल कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है विधि द्वारा। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसको प्रक्रिया जरा समझते हैं। अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी विधेयक अगर आएगा तो उसके लिए प्रक्रिया ये है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी राष्ट्रपति, अनुच्छेद 3 से रिलेटेड यदि कोई भी कृत्य करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर विधेयक को किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर, सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, फिर उसके बाद विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे आप लोकसभा में लेकर आइए, चाहे आप राज्यसभा में लेकर आइए। उदाहरण के स्वरूप ये ले लीजिए कि आपको कोई नया राज्य बनाना है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से निकाल के पूर्वांचल बनाना है। अब उत्तर प्रदेश से निकाल के पूर्वांचल बनाना है तो जो विधेयक आएगा, संबंधित विधेयक, सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। लेकिन एक बात का यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जब लेते हैं तो राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य को नोटिस करता है, सुझाव मांगता है। राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य से सुझाव मांगता है कि राज्य क्या कहना चाहता है। यहाँ पर केंद्र मजबूत है। इस मामले में राज्य से सुझाव तो मांगा जाता है, लेकिन संसद इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। किसी भी राज्य का नाम बदलना है, किसी भी राज्य की सीमा बदलनी है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बदलना है, या किसी भी राज्य की बाउंड्री चेंज करनी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस राज्य को सुझाव मांगता है, यानी राष्ट्रपति उस राज्य को नोटिस करता है, लेकिन राज्य द्वारा दिए गए सुझाव को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक बार फिर से सुनिएगा कि यदि कोई राज्य ये कहे कि हमारे राज्य का बंटवारा मत करिए, या कोई भी राज्य संसद द्वारा किए जा रहे किसी कृत्य से सहमत नहीं है जो राज्यों को लेकर है, तो ऐसे में राज्य के सुझाव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। राइट, राज्यों की अनिवार्य सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्टेटमेंट में आपके यहाँ सवाल के रूप में पूछा जाता है कि राज्यों की अनिवार्य सहमति की आवश्यकता है या नहीं है, तो राज्यों की अनिवार्य सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति सुझाव मांगता है। सुझाव इसलिए मांगा जाता है क्योंकि संघात्मक व्यवस्था का राज्य है भाई। संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र राज्य दोनों का अस्तित्व है, और ऐसे में बिना राज्य से पूछे राज्य में बदलाव कर देंगे तो ये इथिकल नहीं लग रहा है, ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, ये पॉलिटिकल सिस्टम के अनुकूल भी नहीं लग रहा है, इसलिए सुझाव मांगना जरूरी है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जब सुझाव मांग रहे हैं तो मान क्यों नहीं रहे हैं? मान इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें केंद्र को मजबूत बनाया गया है, और केंद्र को मजबूत इसलिए बनाया गया कि भाई अगर राज्यों को हम ज़्यादा ताकत इस मामले में दे देते तो हम राज्य की सीमाओं का तार्किक ऑर्गेनाइजेशन न कर पाते, राज्यों का हम तार्किक बंटवारा न कर पाते। क्योंकि शुरुआत में जब संविधान सभा ने राज्यों का वर्गीकरण किया था तो राज्यों का वर्गीकरण भौगोलिक सुविधा के आधार पर और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया था, लेकिन संविधान सभा उस समय ये मानती थी कि अभी जो
राज्यों का बंटवारा किया गया है, ये तार्किक नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो शुरुआत में जो राज्य थे संविधान के भाग 6 में, 7 में, 8 में ABCD करके 9, 9, 10, 1 कुल 29 क्षेत्र बनाए गए थे। डी में अंडमान निकोबार था। गवर्नर शासित जो क्षेत्र थे वो 9 राज्य A ग्रुप में रखे गए थे, बड़ी रियासतें B ग्रुप में और छोटी रियासतें आपकी C ग्रुप में रखी गई थी। छोटी रियासतें C ग्रुप में। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यों का डिवीजन था। मूल संविधान में इस तरह से था और ये बंटवारा पूरी तरीके से तार्किक नहीं था। ये संविधान निर्माता भी मानते थे। संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि भविष्य में इनका तार्किक बंटवारा होगा और ऐसे में अगर हम राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ दे देते तो राज्य कभी बंटने ही न देते, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती, उनकी अपनी क्षेत्रीय भावना रहती, उनके अंदर क्षेत्रीयता की भावना रहती। ऐसे में वो बंटने न देते और राज्यों को ज़्यादा ताकत अगर इसमें देते तो राज्यों का तार्किक विभाजन न हो पाता और ज़्यादा ताकत देते तो इससे देश की एकता और अखंडता को भी खतरा होता। यही कारण रहा कि राज्यों को ज़्यादा ताकत इसमें नहीं दिए बल्कि केंद्र को मजबूत बनाए। राज्य से सुझाव तो मांगा जाता है लेकिन इस सुझाव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेकर किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह इसे सामान्य बहुमत से पारित होना होगा। सामान्य बहुमत का अर्थ ये है कि जो लोग उपस्थित हैं उनका आधे से एक अधिक, लेकिन वो मतदान करें। उपस्थित जो मतदान करें उनका आधे से एक अधिक, जिसे हम सामान्य बहुमत कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट बाई 2 + 1, लेकिन ये मतदान करें। उपस्थित और साथ साथ मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक सामान्य बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना होगा। अगर दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से पारित हो गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद क्या बन जाएगा? कानून। ऐसे ही उत्तराखंड बना, ऐसे ही झारखंड बना, ऐसे ही क्या बना आपका? छत्तीसगढ़ बना। लेकिन एक बात यहां समझिएगा कि मान लीजिए किसी भी नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, मानिए थोड़ी देर के लिए कि उत्तर प्रदेश से बांट के एक नया राज्य बनाया जा रहा है, पूर्वांचल। अब पूर्वांचल एक नया राज्य बनाया जा रहा है तो संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों की लिस्ट दी गई है तो उसको चेंज करेंगे ना, वहाँ एक राज्य ऐड करेंगे ना, तो इसका मतलब संशोधन हुआ। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है, तो नया राज्य बनाएंगे तो उसमें कितनी सीटें हैं ये चौथी अनुसूची में ले जाके लिखेंगे ना, तो इसका मतलब संशोधन हुआ। तो इसका मतलब संविधान में संशोधन तो हो रहा है। जी हाँ मेरे भाई, संशोधन तो हो रहा है, लेकिन इसे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये सामान्य कानून से हो रहा है। सामान्य कानून सामान्य विधायी प्रक्रिया से सामान्य बहुमत से पारित करके नए राज्य बनाए जा रहे हैं। तो ये है तो संशोधन, लेकिन इसे संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है, मेरे कहने से नहीं है। आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 से रिलेटेड जो लॉ बनेंगे वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, बल्कि सामान्य विधायी प्रक्रिया होगी। तो सामान्य विधायी प्रक्रिया क्यों कहा जा रहा है इसे? सामान्य विधायी प्रक्रिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके लिए सामान्य बहुमत का प्रयोग हो रहा है, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसे सामान्य विधायी प्रक्रिया कहा जा रहा है। लोकसभा राज्यसभा में कौन से बहुमत से पारित होना है? सामान्य बहुमत से पारित होना है। और वहीं पर यदि आप संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो संविधान संशोधन जो होता है वो 368 की प्रक्रिया के तहत होता है, और 368 की प्रक्रिया के तहत जो संविधान संशोधन होता है उसमें दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना होता है। उस प्रक्रिया को हम सामान्य प्रक्रिया नहीं कहते। लेकिन जब कोई कानून सामान्य बहुमत से पारित होता है तब हम उसे सामान्य कानून की संज्ञा देते हैं, और उस प्रक्रिया को हम सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य की क्षेत्र बदलना, किसी राज्य की सीमा बदलना, किसी राज्य की बाउंड्री बदलना, ये सामान्य कानून के तहत संपन्न होता है और सामान्य विधायी प्रक्रिया है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। होता यह संशोधन ही है, लेकिन 368 के तहत इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती। यह कौन से आर्टिकल में स्पष्ट कर दिया गया है? यह अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कर दिया गया है। क्लियर बात? चलिए, अब यहां एक सवाल आपका उठता है कि राष्ट्रपति राज्य से सुझाव मांगता है तो क्या उसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है? जी हां, समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है। दूसरी बात, शुरुआत में जब संविधान में, मूल संविधान यदि आप पढ़ेंगे तो मूल संविधान में ये पूरी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। मूल संविधान में बस इतना लिखा था कि संसद सामान्य कानून बनाकर क्या कर सकती है? ये सारे कार्य कर सकती है जो इधर मैंने नोट कर रखे हैं। सारे के सारे कार्य, राज्यों का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, क्षेत्र घटा सकेगी, सीमा परिवर्तन कर सकेगी, नाम परिवर्तन कर सकेगी, राज्यों को एक से अधिक भाग में बांट सकेगी, इतना ही लिखा था। लेकिन बाद में इसमें 5वां संविधान संशोधन किया गया 1955 में। 5वां संविधान संशोधन 1955। तो यदि अनुच्छेद 3 में 5वें संविधान संशोधन को मिलाकर यदि आप पढ़ेंगे, 5वां संविधान संशोधन से प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई।
कौन सी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई? जो प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताई कि भाई सबसे पहले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लेकर आएंगे, राष्ट्रपति उस राज्य से सुझाव मांगेगा, राज्य के सुझाव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से पारित होगा, राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी और कानून बन जाएगा। ठीक है, और ये सामान्य विधायी प्रक्रिया होगी, होगा तो संशोधन, लेकिन 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना है, संघ शासित प्रदेश को अगर मर्ज करना है, तो क्या इसी प्रक्रिया के तहत? तो 18वां संविधान संशोधन 1966 इससे संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि यही प्रक्रिया का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में भी होगा। फिर से सुनिएगा, 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसी प्रक्रिया के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का भी विलय कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में भी काट छांट कर सकते हैं, या दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सुझाव मांगने वाला ये सिस्टम नहीं होगा। जैसे राज्यों के मामले में राष्ट्रपति उस राज्य से सुझाव मांगता है, लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेशों में कोई बदलाव होना है तो वहां राष्ट्रपति कोई सुझाव नहीं मांगेगा, बाकी सब प्रक्रिया यही है। जैसे दमन दीव और दादर नगर हवेली को कुछ दिन पहले अभी मर्ज किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से अधिनियम के तहत दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया यानी विलय कर दिया गया, कौन से एक्ट के तहत यानी कौन से अधिनियम के तहत ऐसा किया गया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगली बात, अगला प्रश्न एक मन में यह भी बन सकता है कि भाई अगर किसी भी क्षेत्र को, किसी भी भारतीय क्षेत्र को यदि भारत से बाहर किसी राज्य को दिया जाना है, यानी पाकिस्तान को या किसी अन्य को दिया जाना है, तो क्या उसके लिए भी यही प्रक्रिया होगी? नहीं, उसके लिए प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, बेरुवरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर मान लो किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित करना है तो अनुच्छेद 3 की सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं होगा, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसके लिए 368 का संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यही कारण रहा कि 100वां संविधान संशोधन जब हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सीमा समझौता हुआ, कुछ गांव इधर गए, कुछ गांव इधर आए, तो देखो 368 के तहत संविधान संशोधन हुआ। 9वां संविधान संशोधन हुआ बेरुवरी क्षेत्र को देने के लिए, तो 368 के तहत हुआ। तो किसी भी भारतीय क्षेत्र को यदि विदेशी राज्य को हस्तांतरित करना है तब इस सामान्य प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा, उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो कुछ फैक्चुअल डेटा आप सुन लीजिए कि कैसे कैसे आप स्टेटमेंट के थ्रू सवाल पूछे जा सकते हैं या वन लाइनर कैसे सवाल इसमें बन सकते हैं। तो खैर किसी भी राज्य का निर्माण क्षेत्र घटाना, बाउंड्री घटाना, सीमा घटाना, बढ़ाना, इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद इसे सामान्य विधायी प्रक्रिया से कर सकती है। जी हाँ, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अनुच्छेद 3 में मेंशन है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। यस, राष्ट्रपति उस राज्य से सुझाव मांगता है, लेकिन सुझाव मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से पारित होता है। नए राज्य का निर्माण छत्तीसगढ़ भी ऐसे ही बना, उत्तराखंड में ही ऐसे ही बना और झारखंड भी ऐसे ही बना। क्या केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के लिए भी यही प्रक्रिया? जी हाँ, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था, बस उसमें सुझाव मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्पष्ट हुई? तो 5वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, क्या इस प्रक्रिया को 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है? जी नहीं, ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे सामान्य विधायी प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नए राज्य का निर्माण कैसे होता है। इसी प्रक्रिया के तहत नए राज्य का निर्माण या राज्य का नाम बदलना या राज्य की सीमा घटाना, क्षेत्र घटाना, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना, किसी राज्य का बांटना, छांटना, काटना, सब इसी प्रक्रिया के तहत होता है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि आपको ये सेशन कैसा लगा। खैर खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना बिल्कुल भी नहीं है, गुब्बारा नहीं होना है। मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, है ना, खूब स्वस्थ रहना।